दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली लौट आए। दोनों एक ही दिन हुआ है, लेकिन दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है। लेकिन यह सवाल बड़ा है कि भारत के भीतर जब कई ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय तौर पर समूचे देश को परेशान कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती और वो अमेरिका उड़ चले, और उसी वक्त राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे और विपक्ष की एकता की तारीख जो 23 जून की है और पटना बैठक का जो दिन है, उसके मद्देनजर भारत के भीतर उठते सवालों को लेकर विपक्ष अब कैसे सक्रिय होगा, इसको लेकर समूचे विपक्ष की नजर कांग्रेस पर है, कांग्रेस की नजर राहुल गांधी पर है। तो राहुल गांधी की दिल्ली में मौजूदगी के साथ इस देश के भीतर उठते सवाल और भारत के सवालों पर खामोश होकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, जो कि अमेरिका में दूसरी बार कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में होने वाला है, उस पर नजर समूची दुनिया की। क्योंकि चीन के साथ भारत बेहतर संबंध बनाना चाहता है, जिसका जिक्र उड़ान से पहले एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कर दिया। रशिया के साथ कोई आज के संबंध नहीं है। 1965 में जब अमेरिका भारत के साथ 36 के आंकड़े में था, उस वक्त भी रशिया ने भारत का साथ दिया था, तो उसके साथ संबंध कैसे तोड़े जा सकते हैं, इसका जिक्र देश के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में कर दिया। सवाल यह है कि जिस भाषण का इंतजार दुनिया कर रही है और अमेरिका के भीतर जिस बात को लेकर भारत के अंदर से उठते सवालों को लेकर चिंता है, उसमें चिंता से ज्यादा समझौते और डील और बाजार कहीं ना कहीं बड़ा हो चला है। तो दुनिया की नजर में भारत की मौजूदगी शायद उस ग्राउंड जीरो पर धुरी के समान हो चली है, जहां पर एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है। और इन तीनों परिस्थितियों के बीच में भारत की मौजूदगी अमेरिका के लिए सबसे अहम है। तो बाइडेन हो या अमेरिका की कोई भी सत्ता हो, वो भारत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है, खारिज नहीं कर सकती है। सवाल यह है कि सत्ता मौजूदा वक्त में जो भारत में है और उसको लेकर जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए या खुद राहुल गांधी ने उठाए हैं, उसको दरकिनार भी किया नहीं जा सकता है। लेकिन भारत दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह तो साबित हो चला है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक क्षण के लिए यह भी सोचिए कि अमेरिका के भीतर, शायद दुनिया के तमाम देशों के भीतर जितने भी भारतीय जिन जिन देशों में रहते हैं, उसमें पश्चिमी देशों की कतार हो या ऑस्ट्रेलिया को उसमें जोड़ लीजिए, अमेरिका में ही सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों की तादाद है और भारत से उनके संबंध बने हुए हैं। बावजूद इसके जो 4 सवाल लगातार रेंग रहे हैं, उन 4 सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। पहला सवाल मणिपुर को लेकर है, जहां पर 40 दिन हो गए जो कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक समानांतर बड़ी लकीर अध्यादेश के जरिए खींची गई और दिल्ली की चुनी हुई सत्ता को नाकाबिल साबित कर दिया गया। कर्नाटक के भीतर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पहली बार किसी राज्य को इनकार कर दिया कि हम आपको चावल नहीं बेचेंगे। और पहली बार इस देश के भीतर में यौन शोषण के खिलाफ जब लड़कियां खड़ी हुई, वह भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाई हुई महिला पहलवान, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। यह तो दरअसल यात्रा से पहले का एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर यह है कि इसी दौर में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी देश में नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में सरकार और राजनीति को साधने का काम अमित शाह को करना है। देश के गृह मंत्री हैं और राजनीति भी साधनी है और सरकार को भी साधना है। और राजनीति को साधना इसलिए बड़ा काम हो चला है क्योंकि इसी दौर में पटना की बैठक होने वाली है। और संयोग ऐसा है कि 22 तारीख को संसद, वहां की जो कांग्रेस है, उसके ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधित करेंगे, तब भारत में आधी रात का वक्त हो चला होगा, यानी देर शाम ढलते ढलते रात हो चली होगी और उसके चंद घंटों के बाद पटना में विपक्ष की बैठक होगी। यानी नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर भी और नजर देश के भीतर राजनीति को लेकर भी। इन दोनों परिस्थितियों में देश के गृह मंत्री के सामने
किस किस की फाइल पड़ी होगी और इस देश के भीतर विपक्षी नेताओं में कोई बचा ही नहीं है जिसकी फाइल गृह मंत्रालय के पास ना हो, जो सीबीआई और ईडी के जरिए उन तक पहुंची हुई हो। आईटी सेक्टर के जरिए फाइनेंस सेक्रेटरी से होते हुए यह मामला होम मिनिस्ट्री में नहीं आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पूरी फहरिस्त है। मसलन आप तेलंगाना का जिक्र करेंगे तो केसीआर का जिक्र होगा, केसीआर का जिक्र होगा तो उनके मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई की पूरी जो चार्जशीट तैयार है, जो छापे मारे गए, उनकी खुद की बेटी कविता, उसके खिलाफ ईडी ने जो शराब घोटाले को लेकर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया है। कभी भी कोई भी फाइल खुल सकती है। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री के खिलाफ ईडी की पूरी कार्रवाई, और एक दूसरे के खिलाफ यानी मोदी सत्ता को लेकर स्टालिन ने जब कहा हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं और टकराव शुरू हो गया, तो स्थिति इतनी नाजुक है। सवाल दक्षिण का नहीं है, सवाल तो दिल्ली में है। केजरीवाल जिस लिहाज से कह रहे हैं 23 तारीख को बैठक होगी तो पहला एजेंडा जो होगा अध्यादेश को लेकर होगा, क्योंकि यह कैसा अध्यादेश है जिसमें आज दिल्ली सरकार को दरकिनार किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए, तो किसी भी दूसरे राज्य में किसी भी सरकार को दरकिनार किया जा सकता है राज्यपाल के जरिए। वह भी परेशान है और उनकी भी शराब घोटाले को लेकर सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है। फाइल उनकी भी पड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे की तो पार्टी ही तोड़ दी गई और राजनीतिक तौर पर उनको सबसे कमजोर उसी मुंबई शहर में कर दिया गया जिस मुंबई शहर पर राज किया करते थे। शरद पवार की स्थिति भी नाजुक होते होते चचा भतीजा के टकराव तक आकर खड़ी हो गई। अजीत पवार और शरद पवार को पार्टी को नए तरीके से सांगठनिक तौर पर खड़ा करना पड़ा, लेकिन ईडी और सीबीआई की फाइल तो पड़ी हुई है इस वक्त गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री के टेबल के सामने। तेजस्वी यादव की फाइल पड़ी हुई है, हेमंत सोरेन की फाइल पड़ी हुई है जो कि खादान घोटाले में है। कांग्रेस के भीतर बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में जिस तरीके से चावल एफसीआई ने देने से इनकार कर दिया, जबकि चंद दिनों पहले लेटर था कि हम दे देंगे और चंद दिनों के बाद कहा गया हम नहीं देंगे। इसका मतलब है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में अपने राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए क्या केंद्र पर निर्भर हो जाए, ऐसी राजनीति मोदी सत्ता ने शुरुआत कर दी है। अखिलेश को लेकर भी फाइलें तैयार हैं और मायावती और ओवैसी को बुलाया नहीं गया। ये एक पूरी फहरिस्त है विपक्ष की जिसकी फाइल तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के बाजार में भारत का रुतबा बढ़ा हुआ है, लेकिन भारत के भीतर की परिस्थितियों में यह सवाल नॉर्थ ईस्ट का हो या दक्षिण भारत का हो, दिल्ली का हो या इस देश की आधी आबादी का हो, प्रधानमंत्री की खामोशी ने इस देश के भीतर कई सवालों को जन्म दे दिया है। और इससे पहले जो राजनीति विपक्ष यह सोचकर करती थी कि मोदी को हराना है या बीजेपी को पराजित करना है, उसमें पहली बार यह सवाल जनता के भीतर से खड़ा हो रहा है कि दरअसल यह मौजूदा सरकार ने समस्याओं को पैदा किया है या समाधान की दिशा से आंख मूंदा है। दोनों स्थिति में जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह किस रास्ते जाए। और यह सवाल अमेरिका पहुंचते पहुंचते इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर वाशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वहां का CNN हो, उसने रिपोर्ट फाइल नहीं की हो जो कि मणिपुर में हो रहा है। तो क्या वाकई वहां के पत्रकारों से रूबरू हो पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? और रूबरू होंगे तो क्या ये सवाल पूछे जाएंगे? या फिर एक लंबा चैप्टर है कि आईटी सेक्टर में बिजनेस डील क्या होने वाली है, डिफेंस डील किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच कई दृष्टि से कई फरलांग आगे बढ़ने वाली है। 128 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच हो चला है, उसको बढ़ाने की दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, इस दिशा में चीजें जाएंगी या सवाल उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण, उसमें भी एक नाबालिग के द्वारा पहली बार जो रिपोर्ट फाइल कराई गई उसके बाद उस रिपोर्ट को बदलने की नौबत आ गई, यह जानते समझते हुए कि जिस पर आरोप वह लड़की लगा रही थी उसके पिता के जरिए जो FIR दर्ज कराई गई थी, क्या वो झूठी थी या दबाव बनाने के लिए आरोपी को छोड़ा गया था। ये सवाल अमेरिका के भीतर यौन शोषण के बहुत बड़े होते हैं। मणिपुर जैसी परिस्थितियां बहुत बड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अध्यादेश लाना और दिल्ली सरकार के तमाम राजनीतिक मॉडलों की चर्चा वेस्टर्न कंट्रीज में खूब हुई है, तो क्या यह सवाल वहां उठ सकता है? या जिस तरीके से चावल देना बंद कर दिया गया, क्या यह भी सवाल उठ सकता है कि ऐसी परिस्थिति इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर में पहले तो नहीं आई थी, यह पहली बार क्यों आ रही है? तो राजनीतिक तौर पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बाजार में 140 करोड़ लोगों की अगुवाई करते हुए भारत की महत्ता को समझा तो रहे हैं, लेकिन भारत के भीतर के उठते सवालों पर वह तब मौन है जब एक बड़ी कतार अमेरिका के भीतर हिंदुस्तानियों की है और वहां पर संघ परिवार का एक अपना संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ बहुत सक्रिय है, जो तमाम कार्यक्रम कर रहा है। और प्रधानमंत्री इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्टेट विजिट पर है। स्टेट विजिट का मतलब होता है कि इस वक्त वह बाइडेन यानी वहां के राष्ट्रपति के मेहमान हैं, और ऐसी स्थिति भारत में इससे पहले 1965 में आई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त वह स्टेट विजिट पर गए थे। उसके बाद 2009 में जब न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हो गई तो उसके बाद मनमोहन सिंह गए थे, और अब 9 बरस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर हैं। और ध्यान दीजिए, तीनों परिस्थिति को अगर आप समझना शुरू करेंगे तो चीन के साथ युद्ध हुआ था जिस वक्त सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां गए थे, उसके बाद यह यात्रा थी, और चीन को लेकर अमेरिका की जो रिश्ते थे उस दौर में भारत को महत्व देना उसकी प्राथमिकता थी। इसी तरीके से न्यूक्लियर डील जब अमेरिका के साथ हुआ तो एक बड़ी मान्यता अमेरिका को मिली, और न्यूक्लियर डील के जरिए भारत बहुत करीब आ गया तो मनमोहन सिंह पहुंचे। और इस वक्त जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और रूस के साथ भारत के संबंध कोई आज के नहीं है, लेकिन दुनिया के बाजार में खास तौर से कच्चा तेल जो आयात किया जा रहा है उसमें भारत सबसे ज्यादा आयात चीन से कर रहा है, और चीन से आयात करके उसको रिफाइन करके वह यूरोप को बेच रहा है। उस यूरोप को जो कल तक सीधे रूस से तेल लेता था अब वो भारत के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरी तरफ चीन और रशिया नजदीक आ गए हैं, यानी बाजार के क्षेत्र में टकराव अमेरिका के लिए दोनों दृष्टि से घातक है अगर भारत साथ खड़ा ना हो तो। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोदी की जीत इस दौर में या भारत की जीत इस दौर में और 140 देशों का जिक्र इस दौर में जरूर होगा, पार्लियामेंट के भीतर होगा, संसद और खास तौर से कांग्रेस के दोनों सदनों में जब वो संबोधित करेंगे उसमें भी जिक्र होगा। लेकिन असल पेंच यह है कि क्या ये वाकई यात्रा के मद्देनजर वहां पर जो बड़ी तादाद अमेरिका के भीतर हिंदुस्तानियों की है, 45 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं, और बरस दर बरस अगर इस दौर में देखना शुरू करें तो भारत के भीतर उठते सवालों को लेकर यहां के बड़ी तादाद में रईसों ने भारत को छोड़ा है और नागरिकता को सौंप दिया भारत को, और भारत छोड़कर चले गए। उनकी तादाद दुनिया में किस तेजी से बढ़ रही है यह सिर्फ इस बात से समझ जाइए कि 2015 से लेकर 2023 तक के बीच में 11.5 लाख नागरिकों ने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली, भारत की नहीं ली, भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। जो देश अव्वल नंबर पर हैं उसमें अमेरिका है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। यह 3 देश पहले टॉप मोस्ट हैं जहां पर हिंदुस्तानी जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के भीतर जब इतनी बड़ी तादाद में रईस इस देश को छोड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में हर दिन 350 लोग नागरिकता को छोड़ देते हैं, उस दौर में यह सवाल इसलिए बड़ा है कि वो कौन सा सवाल है भारत के भीतर जिसको भारत के रईस भी छोड़ रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए जब निकल कर आया तो वजह जो थी वो खुले तौर पर बताई गई कि भारत में उच्च अपराध दर है, यहां पर व्यावसायिक अवसरों की कमी है, यहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, यहां पर स्ट्रक्चरल मंदी आ गई है, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा सोचते हैं तो बाहर चले जाते हैं, जीवन शैली बेहतर हो जाए, जलवायु ठीक ठाक हो, प्रदूषण कम हो, प्रकृति के करीब रहें, यह बाहर मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा यहां नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी। काम और बेहतर व्यवसाय के अवसर जो खास तौर से व्यापार करने में आसानी हो वह कहीं बाहर मिलेगा। और इसी हिसाब से अगर आप अमेरिका के बीच देखेंगे तो जो 45 लाख का हमने जिक्र किया उसमें एक बड़ा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के तहत है। उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट, तकरीबन इनकी तादाद 30 लाख से ज़्यादा की है जो वहाँ पर मौजूद हैं। और हर बरस 2.5 लाख भारतीय अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो इसके मतलब भारत के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और राजनीतिक अगुवाई करने वाले नेता भी कहीं ना कहीं कटघरे में होंगे। तो क्या इस पर गौर दुनिया करेगी या दुनिया भारत के बाजार को देख रही है? क्योंकि जानकारी है कि जो 10 कार्यक्रम
72 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री के लिए वहां पर तय किए गए। उसमें इकोनॉमिस्ट से मिलना है, आर्टिस्ट से मिलना है, साइंटिस्ट से मिलना है, स्कॉलर से मिलना है, बिजनेसमैन से मिलना है, डिफेंस डील होनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डील होनी है, हेल्थ के क्षेत्र में डील होनी है, IT सेक्टर में डील होनी है, एविएशन के क्षेत्र में डील होनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ समझौते होने हैं। ये सारी बातें हैं वहां को लेकर। तो दुनिया जीतते हुए जब आप भारत की दिशा में देखेंगे तो भारत के भीतर के उठते हुए सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है और जिस लिहाज से मणिपुर के अलग अलग संगठन नहीं बल्कि वहां पर बीजेपी की सत्ता और बीजेपी के ही दो संगठन दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से गुहार करते रहे कि हमें मुलाकात का एक वक्त दीजिए। एक संगठन कांग्रेस का भी वहां से चलकर आया। वहां के जो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनके संगठन भी निकल कर आए, लेकिन प्रधानमंत्री के दरवाजे दिल्ली में बंद थे। गृहमंत्री एक बार गए जरूर, लेकिन उस बैठक के बाद की परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आ गई कि देश के विदेश राज्य मंत्री के घर पर वहां पर हमला हो गया, घर में आग लगा दी गई। उसके बाद ना जाने कितने थानों को फूका गया, हथियार के लूटपाट की खबर आई, मौत का सिलसिला बढ़ता चला गया। तो क्या देश के भीतर की परिस्थितियों पर खामोश रहकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक बाजार के तौर पर दिखाने की कोशिश सफल होगी? और अगर होगी भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो देश के भीतर संयोग से मौजूदा वक्त में जो विपक्ष की एकजुटता जिन सवालों को उठा रही है, अभी तक तो वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय थी। पहली बार इस देश के मुद्दों से जुड़े लोग अगर उस राजनीति से जुड़ने लगेंगे तो फिर मौजूदा बीजेपी सत्ता कहिए या मोदी सत्ता या मोदी सरकार कहिए, उसके लिए शायद खतरे की घंटी बजने लगेगी। क्योंकि यह कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि जिस देश के भीतर में युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट हो, जिस देश में लोगों के सामने नौकरी का संकट और उस पर महंगाई साथ में चल रही हो, जिस देश के भीतर क्षेत्रीयता के तौर पर और छत्रपों के तौर पर टकराव इस हद तक हो कि जिस राजनीतिक दल को वहां के वोटर जिता दे, उस राजनीतिक दल को भी वोटरों के अनुकूल काम ना करने देने की स्थिति दिल्ली पैदा कर दे, यह टकराव इससे पहले नहीं था जो इस दौर में आकर खड़ा हो गया है। फाइल तो सभी की तैयार है, यह हर कोई जानता है कि किसी दिन भी किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वो गिरफ्तारी चंद सेकंड का जिक्र होगा और गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, केसीआर के 2 मंत्री जेल में हैं, स्टालिन का मंत्री जेल में है, और जो फेरिस्त है पूरी की पूरी अलग अलग जगहों पर, किसी के संबंधी जेल में है, किसी के सहयोगी जेल में है, किसी को जो बिजनेस टाइकून जिस राज्य के थे और जो पैसा देते थे पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको ईडी से जांच कराई गई, सीबीआई जांच कराई गई। ये पूरी की पूरी फेरिस्त क्या बतलाती है? ये बतलाती है कि इस दौर में राहुल गांधी जब दिल्ली लौटे हैं और विपक्ष की समूची राजनीति अब विपक्षी एकता को लेकर और इस देश के भीतर उठने वाले मुद्दों के साथ खड़े होकर चलने वाली है, तब नजर देश के गृह मंत्री सरकार के तौर पर, और गृह मंत्री के तौर पर, गृह मंत्री इसलिए क्योंकि उनके अधीन वो तमाम महकमे आते हैं जो एक लिहाज से छापा मारते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। इस परिस्थिति में राजनीतिक टकराव तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जीत मानी जा रही है और भारत दुनिया के बाजार में सबसे सक्षम बाजार के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने में लगा है। यहां के भीतर के सवालों से अगर आंख मूंद लीजिए तो एक शानदार तरीके से दुनिया की धुरी भारत बन चुका है, इससे आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया हो, दूसरी तरफ अमेरिका हो, क्वाड बना है तो उन दोनों को कहीं ना कहीं भारत दूरी है। इस दौर में चाहे साउथ चाइना सी का सवाल हो, भारत की मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए अमेरिका के साथ, जिसका प्रयास अमेरिका ने किया। नाटो देशों के सामने मुश्किल आई जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो ऐसे में सवाल था कि भारत ही मध्यस्थता करे। भारत ने कुछ सवाल भी उठाए। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की महत्ता है, दूसरी तरफ भारत के भीतर उठते हुए सवाल है। और इस दौर में राजनीति उफान पर इसलिए है क्योंकि चंद महीनों के बाद, अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, मई में तो अगली सरकार बन चुकी होगी और अप्रैल में चुनाव हो रहे होंगे, तो 10 महीने के भीतर इस देश का राजनीतिक परिवर्तन क्या उस दिशा में जा सकता है जहां पर अगर अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में ही परिस्थिति को समझें तो एक तरफ वहां डेमोक्रेट्स है और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स है। इस वक्त डेमोक्रेट्स की सत्ता है, रिपब्लिकन्स के नाम पर ट्रंप
और पिछले चुनाव में, बहुत दिन तो हुए नहीं, 4 बरस पहले का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, उस वक्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, तो उस वक्त डेमोक्रेट्स के जहन में क्या रेंगा होगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन भारत के साथ रिश्ते करीब होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया में मंदी आई हुई है और खुद अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके अपने दायरे में, भारत के संदर्भ में नहीं। और खास तौर से चाइना के साथ और चाइना के आमने सामने खड़े होकर, और इस दौर में सामरिक और बिजनेस दोनों परिस्थिति में भारत अमेरिका की पहली जरूरत है। तो भारत में किसी की भी सत्ता रहे, उसको किसी ना किसी रूप में अमेरिका चाहेगा कि साथ खड़ा रहे। तो इस वक्त मोदी भी जरूरत है और भारत का बाजार भी जरूरत है। लेकिन मिसमैच परिस्थिति हो सकती है वहां के चुनावों के मद्देनजर, लेकिन भारत के भीतर की राजनीति पहली बार मौजूदा राजनीतिक सत्ता को चिता रही है। और इस देश के भीतर लोग जो उन मुद्दों से प्रभावित हैं, उनके भीतर यह सवाल है, यह कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री खामोशी के साथ दुनिया की यात्रा पर भी निकल जाएं और यहां के मुद्दों को अनदेखा कर दें। यह सवाल बड़े हो चले हैं। शायद इसीलिए नजर रखिएगा, 22 तारीख की रात में भारत के समय अनुसार रात के वक्त होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे होंगे। और नजर रखिएगा 23 तारीख को, जब विपक्ष के वो तमाम नेता एकजुट होंगे पटना में। और पटना की बैठक का क्या महत्व है, आखिर में यही जान लीजिए कि जब जेपी ने तय किया था इंदिरा गांधी को हराने को लेकर और संपूर्ण क्रांति का नारा पटना में दिया था, तो दिल्ली में बैठी हुई इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई थी ये संपूर्ण क्रांति क्या होती है। हालांकि संपूर्ण क्रांति तो हुई नहीं, सत्ता बदलाव जरूर हो गया। और मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता बदलाव से ही बहुत घबराती और कतराती है। और यही उसकी नब्ज है, जब तक सत्ता में है तब कुछ सब कुछ है, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो भारत की राजनीति के भीतर की उथल पुथल, भारत के समाज के भीतर के मुद्दों की उथल पुथल, और भारत के भीतर आम लोग या जनता और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति, अगर इन दोनों में तालमेल हो गया तो चाहे आप अमेरिका जीत लीजिए या दुनिया जीत लीजिए, भारत में हार जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।